हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो पोयम डिस्कस कर रहे हैं उसका टाइटल है शेडवेल। ये पोयम लिखी थी जॉन ड्राइडन ने और थॉमस शेडवेल नामक अपने ही समय के एक कंटेम्परेरी राइटर को सटायरिकली प्रेजेंट करते हुए उन्होंने इस पोयम को लिखा है। इस पोयम की रिटन डेट थी 1678 और इसे पब्लिश या प्रिंट किया गया 1682 में। दोनों डेट्स में अंतर है, इसलिए पोयम की दोनों डेट्स को ध्यान रखिएगा। एक नंबर में कभी प्रिंट डेट कभी रिटर्न डेट पूछ ली जाती है, तो आपको दोनों डेट्स याद होनी चाहिए। पोयम के फर्स्ट एडिशन में इसका टाइटल ओनली शेड था, शेडवेल नहीं था, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा एक नंबर के लिए। थॉमस शेडवेल और ड्राइडन किसी समय में काफ़ी अच्छे मित्र हुआ करते थे, परंतु ड्राइडन ने अपनी एक किताब ऑफ ड्रामेटिक प्रेजी एंड ऐसे के अंदर बेन जॉनसन नामक राइटर पर कमेंट करते हुए ये शब्द कहे थे, ही डोंट वांट विट बट ही इज़ फ्रुगल ऑफ इट। उनमें बुद्धि की कमी नहीं है, परंतु उसका यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, कंजूसी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था बेन जॉनसन के बारे में, जिस पर बेन जॉनसन को फेवर करते हुए थॉमस शेडवेल ने अपने कमेंट देने शुरू किए और धीरे धीरे जो कि इनडायरेक्ट कमेंट्स थे एक दूसरे के लेखों पर, एक दूसरे के विचारों पर, वो कमेंट्स कब डायरेक्ट कमेंट में बदल गए और दोनों राइटर्स एक दूसरे को डायरेक्टली अपनी पोएम्स में प्रेजेंट करके एक दूसरे का मजाक बनाने लगे। इस चीज़ को इस पोयम के अंदर प्रस्तुत किया गया है। ध्यान दीजिएगा पोयम पर। ऑल ह्यूमन थिंग्स, हर मानवीय चीज़, ऑल ह्यूमन थिंग्स यानी कि जितने भी मनुष्य हैं इस धरती पर, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, हर मानवीय चीज़ जिसमें जीवन है वो हर चीज़ आर सब्जेक्ट टू डिके, विनाश का विषय है। डिके यानी विनाश। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, हर मानवीय चीज़ विनाश का विषय है। एंड और जब वेन फेट समांस, जब भाग्य का बुलावा आता है, कहने का मतलब है भाग्य में जब जो लिखा हो, तब क्या होता है, मोनार्क्स मस्ट ओबे, बड़े बड़े राजा जो होते हैं ना, मोनार्क्स यानी राजा महाराजा, उन्हें भी भाग्य की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। मस्ट ओबे यानी कि भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती, हर किसी को भाग्य के अनुसार चलना होता है और हर मानवीय चीज़ एक दिन नष्ट होगी, ये भी निश्चित है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी एक दिन भाग्य के आगे हार जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। दिस फ्लैक्नोई फाउंड, फ्लैक्नोई एक आयरिश राइटर थे, आयरिश कैथोलिक प्रीस्ट थे जिन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, पर जनरली उनके बारे में ये माना जाता था दैट ही वॉज अ डल राइटर। तो यहाँ पर फ्लैक्नोई को शेडवेल का लिटरेरी पेरेंट बता करके प्रस्तुत किया गया है पोयम के अंदर, और फ्लैक्नोई को मूर्खों का राजा बताया गया है पोयम के अंदर, और उनका सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी किस प्रकार से शेडवेल है ये हमें समझाने की कोशिश की गई है। ध्यान दीजिएगा। दिस फ्लैक्नोई फाउंड, फ्लैक्नोई भी ये बात समझ गया। क्या बात समझ गया? कि एक दिन सबको मरना है, सबका नष्ट होना है, तो ये बात वो भी समझ गया अपने बारे में। एंड हु लाइक ऑगस्टस यंग, फ्लैक्नोई जो कि ऑगस्टस की तरह, ऑगस्टस किंग ऑगस्टस जो कि काफ़ी कम उम्र में ही शासन करने लगे थे, तो फ्लैक्नोई भी काफ़ी कम उम्र से ही शासन करने लगा था। फ्लैक्नोई भी कम उम्र से ही मूर्खता की या डलनेस भरी बातें करने लगा था। ये रिप्रेजेंट करना चाहता है राइटर इन शब्दों से। दिस फ्लैक्नोई फाउंड, फ्लैक्नोई इस बात को समझ गया। हु लाइक ऑगस्टस यंग वॉज कॉल्ड टू एम्पायर, फ्लैक्नोई जो कि कम उम्र में ही शासन करने के लिए बुला लिया गया था या सिंहासन पर बिठा दिया गया था। कौन से सिंहासन पर? मूर्खों के सिंहासन पर। एंड हैड गवर्नड लॉन्ग, और लंबे समय तक उसने क्या किया? शासन भी किया। गवर्नड लॉन्ग, लंबे समय तक फ्लैक्नोई ने शासन भी किया। इन प्रोज एंड वर्स, चाहे प्रोज हो, गद्य हो, एंड वर्स या पद्य हो, यानी कि ऐसे हो या पोइट्री हो, हर क्षेत्र में उसने शासन किया। वाज फाउंड विदाउट डिस्प्यूट, और
उसका राज्य कैसा था, बिना किसी बहस के उसका साम्राज्य चल रहा था, यानी कि उसका कोई विरोधी नहीं था। फ्लेक्नोई ने इस बात को भी समझ लिया था कि एक दिन उसे भी नष्ट होना है। वो फ्लेक्नोई जो कि किंग ऑगस्टस की तरह कम उम्र में ही शासन के लिए बुला लिया गया था, यानी कि कम उम्र से ही मूर्खों का राजा बनने के योग्यता उसने दिखा दी थी और बिना किसी डिस्प्यूट के अपना शासन वो चलाता रहा। अब उसकी उम्र हो गई है। दिस एजेड प्रिंस, ये उम्र दराज राजा, यानी कि जो कि अब बूढ़ा होने लगा है। कौन? फ्लेक्नोई। फ्लेक्नोई नाम का ये राजा जब बूढ़ा होने लगा, नाउ फ्लरिश्ड इन पीस, बड़ी शांति से पनप रहा था वो। फ्लरिश्ड यानी पनपना, इन पीस शांति से। फ्लेक्नोई बड़ी शांति से पनप रहा था, फ्लरिश्ड इन पीस। एंड ब्लेसेड, और उसे आशीर्वाद प्राप्त था। ब्लेसेड यानी आशीर्वाद प्राप्त। विद इशू ऑफ अ लार्ज इंक्रीज, किस बात का आशीर्वाद प्राप्त था? इशू, इशू यानी संतानें। उसे आशीर्वाद प्राप्त था संतानों का, ऑफ अ लार्ज इंक्रीज, बहुत अधिक संख्या में, यानी कि उसके जैसे मूर्ख या डल उसके बहुत सारे बेटे थे, ऐसी डल संतानों का उसे बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त था। वाज ब्लेसेड, उसे आशीर्वाद प्राप्त था, विद इशू, उन संतानों का, ऑफ अ लार्ज इंक्रीज, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में थी। वो संतानें जो कि मूर्ख थी। वॉर्न आउट विद बिजनेस, फ्लेक्नोई अपने क्रियाकलापों से थक गया था। वॉर्न आउट, थक जाना। फ्लेक्नोई थक गया था विद बिजनेस, अपने क्रियाकलापों से। कौन से क्रियाकलाप? मूर्खता भरे उसके जो क्रियाकलाप थे। तो अपने मूर्खतापूर्ण क्रियाकलापों से फ्लेक्नोई थक गया था। और क्या हुआ? दिस एजेड प्रिंस नाउ फ्लरिश्ड इन पीस एंड ब्लेसेड विद इशू ऑफ लार्ज इंक्रीज, ये जो उम्र दराज राजा था जिसके इतनी सारी संतानें थी, वॉर्न आउट विद बिजनेस, अपने क्रियाकलापों से थक गया, डिड एट लेंथ डिबेट, और फिर उसने क्या किया? विस्तार से, डिड एट लेंथ डिबेट, बहस की। डिड यानी करना, उसने विस्तार से विचार विमर्श किया, बहस की, डिबेट किया। किस बारे में? टू सेटल, ताकि सेटल कर सके द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, अपने राज्य के उत्तराधिकारी को निर्धारित कर सके। सक्सेशन, उत्तराधिकारी, अपने राज्य के उत्तराधिकारी को निर्धारित करने के लिए उसने विस्तृत स्तर पर बहस की। एंड पॉन्डरिंग, और फिर विचार किया। पॉन्डरिंग यानी विचार करना, थिंकिंग ओवर, खूब देर तक उसने विचार किया। विच ऑफ ऑल हिज सन्स, कि उसके जो इतने सारे बेटे हैं ना, ऑल हिज सन्स, ऑल हिज सन्स क्यों आ रहा है? ऊपर ही उसने बता दिया है फ्लेक्नोई के उसके जैसे बहुत सारे मूर्ख बेटे थे। तो जो उसके बेटों में पॉन्डरिंग, उसने विचार किया। विच, कौन सा वाला? ऑफ ऑल हिज सन्स, उसके सारे बेटों में कौन सा ऐसा है? वाज फिट, जो कि फिट है, उपयुक्त है, टू रेन, शासन करने के लिए। मूर्खों के इस साम्राज्य पर उसके बेटों में से कौन सा बेटा ऐसा है जो कि साम्राज्य करने के योग्य है? ये बात पर उसने विचार किया, लंबे स्तर पर उसने डिबेट की, लॉन्ग डिबेट की, बहस की। एंड वेज, कौन सा बेटा शासन करने के योग्य है और युद्ध छेड़ सकता है? वेज इमोर्टल वॉर, अनंत युद्ध छेड़ सकता है। वेज यानी युद्ध छेड़ना, इमोर्टल वॉर, अनंत युद्ध। किसके साथ? विद विट, बुद्धि के साथ। कौन सा बेटा ऐसा है जो कि बुद्धि के साथ अनंत युद्ध कर सकता है? क्राइड, फिर वो चिल्ला पड़ा, खुश होकर के चिल्लाया। इट इज़ रिजॉल्व्ड, अरे ये तो निश्चित हो गया। इट इज़ रिजॉल्व्ड, ये तो मैंने निश्चित कर लिया। फॉर नेचर प्लीड्स, प्रकृति क्या कहती है? नेचर, प्रकृति, ये स्वाभाविक है, यानी कि प्लीड्स यानी कहना, विनती करना। प्रकृति या स्वाभाविक बात ये कहती है दैट ही शुड ओनली रेन, कि केवल उसे शासन करना चाहिए। ही शुड ओनली रेन हु मोस्ट रिजेंबल्स मी, जो कि सबसे ज़्यादा मेरा प्रतिबिंब है, मेरे बेटों में जो कि सबसे ज़्यादा मेरे जैसा है, सबसे ज़्यादा मुझे रिजेंबल करता है, मुझे प्रतिबिंबित करता है, उसे केवल शासन करना चाहिए। ही शुड ओनली रूल,
शेडवेल अलोन, और इसके बाद वो क्या बोला, शेडवेल एकमात्र ऐसा है, माय परफेक्ट इमेज बियर्स, जो कि क्या करता है, पूर्ण रूप से मेरे व्यक्तित्व को अपने अंदर समाये बैठा है। माय परफेक्ट इमेज बियर्स, शेडवेल एकमात्र ऐसा है जो कि पूर्ण रूप से मेरे व्यक्तित्व को अपने अंदर रखता है। परफेक्टली माय परफेक्ट इमेज बियर्स, शेडवेल एकमात्र ऐसा है जो कि मेरी परफेक्ट इमेज को रखता है। मैच्योर इन डलनेस, मूर्खता में वो बड़ा परिपक्व है। ये लाइन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। ऑक्सीमोरोन क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं मैच्योर, मैच्योर यानी होता है परिपक्व, समझदार, और डलनेस यानी मूर्खता, नीरसता। पोइट शेडवेल के बारे में कह रहा है कि शेडवेल कैसा है, मैच्योर है, परिपक्व है, इन डलनेस, मूर्खता में, यानी कि पूर्ण रूप से मूर्ख है, परिपक्व वाली मूर्खता है, पूर्ण रूप से पकी हुई मूर्खता है उसकी। फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, अपने बचपन की उम्र से ही शेडवेल एकमात्र ऐसा है जो कि परिपक्व है मूर्खता को दिखाने में। शेडवेल अलोन, एकमात्र शेडवेल ही है। ऑफ ऑल माई सन्स, मेरे सारे बेटों में, इज ही, वो है वो, हु स्टैंड कन्फर्म, जो कि पूरे विश्वास के साथ खड़ा होता है। स्टैंड कन्फर्म, पूरे विश्वास के साथ खड़ा होता है। इन फुल स्टूपिडिटी, पूरी मूर्खता दिखाता है और पूर्ण विश्वास के साथ अपनी मूर्खता लिए खड़ा रहता है। ऐसा है मेरा बेटा शेडवेल, वो कहता है। द रेस्ट, बाकी के पुत्र, रेस्ट यानी बाकी के, द रेस्ट टू सम फैंट मीनिंग, बाकी के बेटे जो है ना, हल्का फुल्का अर्थ लगाना, फैंट मीनिंग, मेक प्रिटेंस, हल्का फुल्का अर्थ लगाने का या बुद्धि की बात करने का दिखावा तो करते हैं, मेक प्रिटेंस। बाकी के पुत्र हल्का फुल्का अर्थ लगाने का दिखावा तो करते हैं, बट शेडवेल, पर शेडवेल कैसा है, नेवर डेविएट्स इनटू सेंस, डेविएट्स यानी दिशा भटकना, पर शेडवेल कैसा है, कभी दिशा भटक करके भी बुद्धि की ओर नहीं जाता। सेंस बुद्धि, डेविएट्स दिशा भटकना, दिशा भटक करके भी बुद्धि की ओर नहीं जाता है शेडवेल, यानी कि मूर्खता से परिपूर्ण है शेडवेल। ये कह करके वो पोयम आगे बढ़ाता है। फिर क्या बोलता है देखिएगा, सम बीम्स ऑफ विट, बुद्धि की कुछ किरणें, सम बीम्स ऑफ विट, बुद्धि की कुछ किरणें, ऑन अदर सोल्स में फॉल, अन्य बेटों की आत्मा पर गिरती तो है, ऑन अदर सोल्स में फॉल, अन्य बेटों की आत्मा पर बुद्धि की कुछ किरणें तो गिरती हैं। कहने का मतलब है कुछ बेटे, अन्य बेटे जो हैं वो कम से कम बुद्धि की बात तो करते हैं। स्ट्राइक थ्रू, उनके दिमाग में एकदम से बुद्धि की बात कौंधती तो है, स्ट्राइक थ्रू एकदम से प्रवेश करना, बुद्धि की बात कभी कभार एकाधी बार एकदम से प्रवेश तो करती है। एंड मेक अ लूसिड इंटरवल, एक आकर्षक अंतराल के बाद बार बार वो थोड़ी बहुत बुद्धि की बात तो करते हैं बाकी के बेटे। ल्यूसिड यानी आकर्षक, इंटरवल अंतराल, एक आकर्षक शक से अंतराल के बाद बाकी के बेटे बुद्धि की बात तो करते हैं। बट शेडवेल्स जेन्युइन नाइट, पर शेडवेल के अंदर तो जैसे तो मौलिक अंधेरा है, जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, जिसमें बुद्धि की किरण प्रवेश ही नहीं करती है। एडमिट्स प्रवेश करना, रे यानी किरण, शेडवेल के अंदर जो मौलिक अंधेरा है बुद्धिहीनता का, उसमें कोई रोशनी प्रवेश नहीं करती, एडमिट्स नो रे। हिज राइजिंग फोग्स, उसके अंदर जो ये बढ़ता हुआ कोहरा है, कौन सा, अज्ञान का कोहरा, राइजिंग बढ़ता हुआ, फोग्स यानी कोहरा, प्रिवेल अपॉन द डे, दिन की तीव्र रोशनी में भी छाया रहता है। कहने का तरीका है, फिर से पोइट जो कहना चाह रहा है कि चाहे कितनी ही हल्की फुल्की बात हो परंतु उस बात में भी वो अपनी बुद्धि नहीं लगा पाता। हिज राइजिंग फोग्स, उसके दिमाग का बढ़ता हुआ कोहरा, प्रिवेल अपॉन द डे, दिन में भी उस पर हावी रहता है, यानी कि बुद्धि की बात हो वहाँ भी वो बिल्कुल बुद्धि नहीं लगा सकता।
बिसाइड्स इसके अलावा, बिसाइड्स हिज गुडली फैब्रिक, शेडवेल का शरीर कैसा है? मोटा ताजा, गुडली फैब्रिक, उसका जो मोटा ताजा शरीर है ना, फिल्स द आई, आंखों पर छा जाता है वो, फिल्स द आई। शेडवेल का मोटा ताजा शरीर आंखों पर छा जाता है का मतलब है आकर्षित करता है उसका वो मोटा ताजा शरीर, हमें देख करके ही लग जाता है कि उसके व्यक्तित्व में ही मूर्खता झलकती है। एंड सीम्स, ऐसा लगता है डिजाइन्ड फॉर थॉटलेस मैजेस्टी, जैसे तो विचारहीन शान को उसका यही व्यक्तित्व प्रेजेंट करता है, या उसके शरीर को डिज़ाइन ही इस हिसाब से किया गया है। सीम्स डिजाइंड, ऐसा लगता है जैसे तो उसके शरीर को डिजाइन किया गया है फॉर थॉटलेस मैजेस्टी, बुद्धिहीन या विचारहीन गरिमा के लिए, यानी कि विचारहीनता की बातें ही करता है शेडवेल। विचारहीनता की गरिमा को बनाए रखने के लिए ही उसके शरीर को डिजाइन किया गया है। थॉटलेस, इतना विचारहीन है, एज मोनार्क ओक्स, जैसे कि वो लंबे चौड़े राजाओं जैसे खड़े हुए ओक के पेड़। दैट शेड द प्लेन, जो कि मैदानों पर छाया तो पहुंचाते हैं, एंड स्प्रेड, और फैले हुए रहते हैं, इन सोलम स्टेट, बड़े गंभीर अंदाज में, सोलम स्टेट गंभीर अंदाज में। ये ओक के पेड़ जो कि फैले हुए हैं बड़े गंभीर अंदाज में। सुपाइनली रेन, अपना एकाकी शासन कर रहे हैं, सुपाइनली रेन। हेवुड एंड शर्ले, ये भी दो डल राइटर्स के नाम हैं, उस समय के कंटेम्पोरेरी राइटर्स हैं। हेवुड एंड शर्ले वर बट टाइप्स ऑफ दी, शेडवेल को संबोधित करके बोलता है राइटर कि हेवुड और शर्ले भी है ना, तुम्हारे ही जैसे लेखक थे। वर बट टाइप्स ऑफ दी, दाऊ लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ टोटोलॉजी, पर एक ही बात को बार बार दोहराने वाले तुम आखिरी प्रवक्ता हो काव्य के अंदर या लिटरेचर के अंदर। इस प्रकार से शेडवेल को वो पूर्ण रूप से मूर्खता का अधिपति या महान शासक बता देता है, और शेडवेल को एक व्यंग्यात्मक अंदाज में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पोयम आप लोगों के कोर्स में यहाँ तक ही है, तो पोयम को यहीं पर रोक रही हूँ। मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें अगर आप मुझसे कोई भी अन्य जानकारी चाहते हैं। कुछ भी जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक नंबर के लिए इम्पोर्टेंट बताई हैं उन सब पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगेन द सेम रिक्वेस्ट। थैंक यू एवरीवन।